गोपाल तिवारीपुर गांव में रहने वाला एक होनहार युवक था जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। गोपाल बेरोजगारी का मारा था। उसके पास कोई रोजगार न थे, जबकि वो 12वीं तक पढ़ाई किया था। नमस्कार, हिंदी स्टोरी पर आप लोगों का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोपाल की वो कहानी जिसमें ये बताने की कोशिश रहेगी कि कैसे एक सीधा साधा लड़का अपने गांव के कुछ दूसरे लड़कों का एक ग्रुप बनाता है। मेहनत मजदूरी करने वाला एक मेहनत से कमाने वाला ग्रुप, लेकिन कैसे वो अपराध की दुनिया में लिप्त हो जाता है। इस कहानी का नाम है हादसे। दोस्तों, गोपाल बहुत परेशान रहा करता था कुछ दिनों से। उसके पास पैसे नहीं रहते थे। पैसों की किल्लत के बारे में क्या कहना। जो भी कोई घर परिवार की जिम्मेदारियों से जूझता है, पैसे न रहें तो उसके मन में कैसे कैसे ख्यालात आते हैं, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते होंगे। गोपाल भी उनमें से एक था जो पैसे के अभाव को बड़ी नजदीक से देख रहा था। उसके पास कोई ठोस काम नहीं थे। वो सोचता रहता था कि आखिर वो क्या करे। कई बार कई लोगों ने उसे कई तरह की सलाह दी, प्रदेश चले जाओ, कोई दुकान कर लो, लेकिन आखिर कैसे। कोई भी कार्य करने के लिए उसे ऐसा लगता था कि बिना पैसे के वो कार्य नहीं होगा। फिर उसे कहीं पे एक इश्तेहार देखने को मिला जिसमें मूवर्स एंड पैकर्स का एक एड छपा था। वो पता करने लगा कि मूवर्स एंड पैकर्स ये क्या होता है। ये शब्द उसके लिए बिल्कुल नए थे। जब उसने जाना तो पता चला कि यह उस समय काम करता है ग्रुप जब कहीं किसी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है। उसके सारे साजो सामान को उठाना, उसके घर से निकालना, गाड़ी में लोड करना और फिर ले जाकर उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना, जस के तस उसे शिफ्ट कर देना, ये मूवर्स एंड पैकर्स का कारोबार होता है, धंधे होते हैं। अब उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना अपने गांव के अपने ही जैसे कुछ युवाओं को जुटाया जाए, उनके साथ प्लानिंग किया जाए। और 50 किलोमीटर दूर उसका जिला पड़ता था जो कि एक छोटा सा शहर था, गोरखपुर। वहां पर आकर एक किराए का कमरा लेता है। 5 लोगों का एक ग्रुप, उसके गांव के ही सब लड़के, और एक ही कमरे में ये पांचों रहने लगते हैं। मूवर्स एंड पैकर्स की पंपलेट्स छपवाते हैं, मोहल्लों में बांटने लगते हैं। धीरे धीरे यह अच्छा खासा प्रचार प्रसार फैल जाता है। इनको काम भी मिलने लगता है। इस काम को करके ये अच्छी खासी इनकम भी करने लगते हैं। जब कभी किसी को किराए का कमरा खाली करना होता था और ज्यादा सामान होता था, परिवार होता था, तो उसे ये लोग सहयोग करते थे और उससे पैसे लेते थे। उनके सारे सामान को उठाकर दूसरे कमरों में, दूसरे मकान में शिफ्ट करना इनका काम था। लेकिन गोपाल कब ऐसे अपराध में लिप्त हो गया जिसे आप जरायम की दुनिया कहते हैं, पता ही नहीं चला। यह सीधे साधे मजदूरी करने वाले युवाओं का ग्रुप कब अपराधी बन गया। गोपाल के साथ जो लड़के काम करते थे, इन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। इनके मन में लालच आया जब इन लोगों ने कई एक धनाढ्य सामानों के, परिवारों के सामानों को देखा, तो इनको चोरी करने का विचार मन में आया। और जब एक अपराध कोई करने का विचार मन में बना लेता है तो उसके साथ साथ और कई एक अपराध उसके मन में आने लगते हैं। कई बार इनको रूम खाली करते समय लोगों के महंगे सामान आकर्षित करते थे, तो कई बार उनके रुपए पैसे, उनके गहने जेवरात आदि, कई बार कुछ घर परिवार की लड़कियां, औरतें, सब कुछ। इनके मन में विचार आया कि क्यों ना मौका मिलने पे हम इस तरह का कार्य भी कर लें जिससे हम अच्छी कमाई कर लेंगे। और ये विचार उन्हें अपराध की दुनिया में लेकर चला गया। गोपाल ऐसे परिवारों की तलाश करता रहता जिसमें पुरुष न हो। और आखिर वो कहावत है ना कि ढूंढोगे तो भगवान मिल जाएगा। गोपाल को कई एक परिवार ऐसे मिले जिसमें सिर्फ महिलाएं थीं, बच्चे थे, पति नहीं था। पति कहीं
जॉब पे था, काम पर था, नौकरी पर था और उनके सामान शिफ्ट करने थे इन्हें। उनमें से एक परिवार था राकेश का। राकेश सेना में था, उसकी लद्दाख में पोस्टिंग थी। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, सुशीला, बहुत खूबसूरत, बहुत कम उम्र की थी, 26-27 साल की युवा महिला, एक छोटा सा बच्चा। इसे अपना घर शिफ्ट करना था। गोपाल को यह काम मिल गया और यह काम सीधे सीधे राकेश ने फोन करके इन्हें दिया था, क्योंकि वो सर्च किया था और इनका नाम सजेस्ट हुआ था। गोपाल को फोन करके उसने बताया कि उसे अपना घर खाली करना है। गोपाल अपनी लाव लश्कर के साथ अपने टेम्पो के साथ पहुंच गया निर्धारित स्थान पे, निर्धारित समय पे, और उसने उसका घर शिफ्ट तो करवाया, लेकिन उसकी नजरें, उसकी नीयत उसकी पत्नी पर गड़ गई। और इन लोगों ने उसी रात, जिस दिन इसकी शिफ्टिंग हुई थी, उसी रात ये अपराध करने का मन बना लिया। अकेली औरत, छोटा सा बच्चा। अब क्या था, पता देखे ही थे, घर देखे ही थे, ये भी देख लिया था कि यहां पर गेट बंद होता है कि नहीं होता है। और रात के 12 बजते बजते ये पांचों राकेश की पत्नी पर अपनी नीयत खराब करके उसके घर पहुंच गए। लूटपाट करना था, डकैती दिखानी थी, इज्जत लूटना था और अंत में सुशीला की हत्या भी करनी थी। लेकिन क्या, हम जो चाहते हैं हर बार वही होता है, और अगर होता भी है तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम भी आता है। गोपाल अपने साथियों के साथ आज ये अपराध करने के लिए आमादा था। उसके मन में तमाम ख्याल आ रहे थे कि आज कितना मजा आने वाला है। बिल्कुल सुनसान सी जगह पर वो कमरा लिया है, जहां पर अगल बगल कोई आबादी भी नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोई दूर दूर तक समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा हादसा यहां पे इस रात गुजरा है। और इस हादसे की ललक लिए जब वो पांचों उस घर पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर पहुंचकर वो ठिठकते हैं। अंदर की लाइट जल रही होती है। उन्हें लगता है कि अभी सुशीला जगी है, और जब दरवाजे पर कान लगाकर वो लोग सुनते हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि सुशीला बात कर रही है किसी से फोन पर। और थोड़े ही समय बाद ये अंदाजा लग जाता है इन लोगों को कि फोन पर वो अपने पति से बात कर रही है, राकेश से, जो कि सेना में है। दरअसल राकेश की रात में ड्यूटी लगती थी सीमाओं पर, और वो रात में घंटों अपनी पत्नी सुशीला से बातें किया करता था। लगभग वो फोन वीडियो कॉल पे था, और यह लोग दरवाजे पे खड़े होकर कुछ देर तक यह टोह लेते हैं कि कैसे क्या शुरुआत की जाए। और सुशीला और राकेश की बातें उनके कानों में स्पष्ट सुनाई देती हैं। सुशीला अपने पति राकेश से बता रही होती है कि कैसे वो पांचों लड़के कितनी मेहनत करके हमारा सारा सामान यहां पर शिफ्ट किए हैं। वो बहुत अच्छे लड़के थे, वो बहुत मेहनती थे, और बहुत वाजिब खर्च में उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। राकेश सुशीला को समझाता है कि आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। लड़के ऐसे तमाम हैं जो इस तरह की सर्विस, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। अच्छे लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी तुम सावधान रहना। मैं तो देश सेवा में लगा हूं, मैं तो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा हूं, देश की रक्षा कर रहा हूं, वरना मैं अपने परिवार को क्यों न सेवाएं देता, मैं ऐसे मौकों पर क्यों न होता। लेकिन मुझे अफसोस भी है और तसल्ली भी है कि वो लड़के जिन लोगों को मैंने संपर्क किया था, उन लोगों ने सही तरीके से तुम लोगों को शिफ्ट कर दिया। यह सारी बातें सुनने के साथ यह पांचों एक दूसरे को आपस में देखने लगते हैं। न जाने क्यों उनकी नीयत बदलने सी लगती है। उनको पल भर के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। उनको लगता है कि आज उनके हाथों एक बड़ा हादसा हो जाने वाला था।
उनको लगता है कि आज उनके हाथों एक बड़ा अपराध होने वाला था। अपने आप को पूरी तरह से सहेजता हुआ गोपाल सोचने लगता है कि एक शख्स जो हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर डटा है, अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, और हम उसके परिवार की हत्या, बलात्कार या उसके घर की लूटपाट करने की सोच रहे हैं। उसकी आत्मा उसे झिझोड़ती है, उसे न जाने कौन सी शक्ति रोकती है, उसे धिक्कारती है कि तुम सब बोझ हो इस धरती के, तुम सब देश के भीतर ही देश के दीमक हो, गद्दार हो तुम। और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और उसे ही नहीं, उन पांचों को होता है। वह पांचों बहुत दुखी मन लेकर वहां से लौट जाना बेहतर समझते हैं, और लौटकर अपने कमरे पर जब आते हैं तो फिर उन्हें पता नहीं क्यों बहुत सारी अंदर से उनके आवाजें आती हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारियां कचोटती हैं, मसोसती हैं, और बताती हैं कि तुम लोग नेकदिली से, ईमानदारी से अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये बदनीयती से तुम आज जो करने जा रहे थे उससे तुम कौन से हादसे को अंजाम देने जा रहे थे और कौन से मुसीबत में फंस जाते, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं था। जो देश की रक्षा कर सकता है वो अपने परिवार के लिए क्या कर सकता है, इस बात को सोचकर वो भीतर तक हिल जाते हैं। आप लोगों को बस इस कहानी के माध्यम से ये बताना जरूरी था कि कई बार हम सबके जीवन में हादसे हो जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाते, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हादसे के ठीक पहले नियति अपना कार्यक्रम बदल देती है। कुदरत को फिर से विचार करना पड़ता है, संयोग को फिर से टल जाना होता है। खैर, आप सजग रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इस कहानी से सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप मेहनत से अपने काम को करिए, ईमानदारी और इज्जत से अपने काम को करिए। लोगों को सहयोग न दे सकें तो कभी भी लोगों को परेशान करने के लिए कदापि न सोचिए। जय जयकार जारी रहेगी और कहानियों के साथ आएंगे। जय हिंद।